अस्सलाम वालेकुम। कैस नामे के प्रोग्राम के साथ आपका लंदन से मेजबान कैसर गोंदल हाजिर है। जैसे जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने ये एक ऐद किया था कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे लोगों की अवेयरनेस के लिए। हम वो चीजें सामने लेके आएंगे जो लोग शायद सुनना ना चाहें, लेकिन वो हकीकत के ऊपर मगने में होंगे। हम सिर्फ मसाइल की निशानदेही नहीं करेंगे, हम उसके हल की तरफ जाएंगे और हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स जिनके पास है, जो असल में फैसले करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे पास जो शख्सियत यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत मारूफ शख्सियत हैं। खसूसी उन्होंने टाइम निकाला है, चौधरी वसीम अख्तर रामे साहब। ये वाइस चेयरमैन है पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन हुकूमत पंजाब के। इसके अलावा ये डायरेक्टर हैं पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के। ये प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर के मेंबर हैं। ये मेंबर हैं आप अथॉरिटी साहिवाल डिवीजन के। तो ये आजकल हुकूमत के ऐसे ओहदों के ऊपर फायज है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ओवरसीज के मसाइल के साथ, जिस जिस तरीके से उनको सामना करना पड़ रहा है। तो चौधरी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, हम 72 के प्लेटफॉर्म से जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक ओवरसीज की आवाज़ है, तो मैं आपसे पहले ये सुनना चाहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो ओहदा है वाइस चेयरमैन पंजाब ओवरसीज कमीशन का, ये है क्या, और आपका ये जो कमीशन है ये करता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब असेंबली एक्ट 2014 के तहत ये ओवरसीज की रिलीफ के लिए अदारा बनाया गया था। हमारा जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में 1 क्लब GOR माल रोड पे है, और फिर ऐसे ही हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है। हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है। ओवरसीज के जितने भी मसाइल हैं उनके लिए 1 विंडो ऑपरेशन हम ये सहूलियात मुयसर कर रहे हैं। उनका कोई भी ग्रीवियंस हो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ या किसी अदारे के खिलाफ, इवन के कोर्ट मैटर्स, हर किस्म का कोई भी उनका मसला है जहां उन्हें हमारे अदारे की मदद की ज़रूरत है, तो वो हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें कंप्लेन लिखा सकते हैं। हमारी 24 आवर फ़ोन लाइन सर्विस है, वो भी हमारी वेबसाइट पे हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, आप फ़ोन करके भी अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं। या हमारा वॉक इन भी सेंटर है, वॉक इन कंप्लेन सेंटर 1 क्लब GOR में। अगर आप लाहौर में मौजूद हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हमारे अदारे के अंदर भी आके आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं, जहां हमारे 15 के करीब ऑपरेटर्स बैठे हैं आपकी कंप्लेंट्स लेने के लिए। जैसे ही हमारे पास कंप्लेन आती है उसको पहले असेस किया जाता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, और उस पर फिर एक डीलिंग ऑफिसर लगाया जाता है जो कि 19 स्केल प्लस का होता है, जो ब्यूरोक्रेट होता है। डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर लीगल है, डायरेक्टर रेवेन्यू है, डायरेक्टर एडमिन है। जिस तरह का काम हो उस तरह का है कि वो डीलिंग ऑफिसर के ज़िम्मे कर दिया जाता है। फिर वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट कमेटी में उसको भेज के, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ की हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, एवरी 2 वीक मीटिंग होती है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चेयरमैन हम लगाते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट का जो DCO है, डिप्टी कमिश्नर, वो वाइस चेयरमैन है। ADCR जो है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो हमारी कमेटी का सेक्रेटरी है। DPO भी मेंबर है, और 2 मेंबर हम पोलिटिकली जो है वो लगाते हैं। फिर वहाँ पे केस हियरिंग की जाती है, जो भी केसेस रजिस्टर होते हैं वहाँ पे पार्टीज को बुला के उनके जो मसले मसाइल सुने जाते हैं, उनके हल की तरफ काम किया जाता है। तो ओवरसीज की रिलीफ के लिए 1 विंडो ऑपरेशन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी एक्ट के तहत जो है हम दे रहे हैं पूरे पंजाब के जो रेजिडेंट हैं, जो ओवरसीज हैं। तो ये अदारा पंजाब की हद तक काम करता है, और जितने भी पंजाब के रहने वाले जिनके पास ओवरसीज का स्टेटस है, आइदर उनके पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है या वो वर्क वीजे पे बाहर हैं, तो कैटेगराइज है कि जो ओवरसीज का स्टेटस हाई कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है कि कौन कौन से एलिजिबल हैं ओवरसीज का जो फैसिलिटीज लेने के लिए, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि ये एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू इदारा वजूद में आया है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके आपकी बॉडी मौजूद है, DPO उसके अंदर इन्वॉल्व है, DCO है, बाकी उसके अंदर मेंबर्स हैं। तो हम देखने में आ रहा है कि काफ़ी लोगों की शिकायत होती हैं कि उनके शायद मसाइल सही तरीके से हल नहीं हो रहे, या वो उनका या शायद कोई इंफॉर्मेशन सही पहुंच नहीं पाती। आए देख हम अखबारात में देखते हैं कि ज़मीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, पुलिस के तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि इस तरह का ये वाकयात क्यों हो रहे हैं?
जी, दो तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से। एक तो हमारे अदारे का जो एक्ट बना, ये अदारा क्योंकि 2014 में बना था, तो एक्ट में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। जो पहला एक्ट है उसमें हमें सिर्फ इतना था कि हम कंप्लेंट्स फॉरवर्ड करके जिस अदारे के मुतल्लिका है तो उस अदारे को चेस करके उनसे रिजॉल्व करवाने की कोशिश करें। और फिर अब वही आ जाता है कि हमारे अपने हाथ में नहीं था, हमें दूसरे अदारों से काम लेना है। तो वो फिलहाल हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो ओवरसीज के है वो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ साथ हमने फिर एक्ट पे काम किया। हम 16 माह हमें लगे हैं वो एक्ट को करवाने में। हमने वो लेजिस्लेशन कमेटी ने अभी अप्रूव कर दिया है, तो नेक्स्ट वीक वो असेंबली में चला जाएगा, जिसमें हमने प्रॉपर पावर्स रखी हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटीज के पास कि वो लोगों को बुला के उनके केसेस सुन के उनको रिजॉल्व कर सकेंगे। पहले ये होता था कि क्योंकि हमारे एक्ट में ये नहीं था कि हम किसी को बुला के फैसला कर सकें, तो वकला हजरात जो हैं वो भी मशवरे लोगों को दे देते हैं। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि अगर हम किसी पार्टी को बुलाते थे तो लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में चले जाते थे। उसके बाद फिर हमने जुडिशरी को ऑन बोर्ड लिया, उनसे रिक्वेस्ट की, जो साबका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे शमीम अहमद खान साहब, उनसे हम मीटिंग्स के बाद हमने फिर ओवरसीज कोर्ट्स अलहदा करवा ली। उन्होंने नोटिफाई करके पूरे पंजाब में ओवरसीज कोर्ट्स अलहदा कर दी, और वो साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, ई कोर्ट्स हैं। एक तो आपको बयान देने के लिए भी पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, वो आप स्काइप के थ्रू बयान दे सकते हैं, ऑनलाइन बयान दे सकते हैं, मुकाबले कबूल होगा, और डिसीजन जो है वो 6 माह के अंदर अंदर होंगे। तो उसके साथ साथ फिर हमने एक्ट मूव किया। हमने आपको पता है जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का शुरू से हमारी गवर्नमेंट को मुश्किलात रही हैं, ब्यूरोक्रेसी शुरू से इतनी तावन में नहीं थी। मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। मेरा एक्ट आप देख लें कि 3 मरतबा हम लेजिस्लेटिव कमेटी में गए हैं, और फिर रिव्यू में गए, फिर लेजिस्लेटिव कमेटी में गए। तो 3 बार हमने छोड़ा नहीं है उसको ट्राई करनी। 16 माह हमें लगे हैं लेजिस्लेटिव कमेटी से अप्रूव कराने के लिए। असल इशू ये है कि हमारे लोग भी बहुत सारी चीज़ें समझते नहीं हैं। जैसे पैसों का लेन देन है, या ज़मीन के कब्जे का मैटर है, या जो तकसीम होती है, कुछ मामला जो हैं ये अदालती मामला हैं, इनमें कमीशन मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन लोग समझते हैं कि कमीशन है, इसी ने सारा काम करना है। तो इस तरह के जो मामला हैं वो कोर्ट के अलावा हल नहीं हो सकते। उसमें जो कोर्ट्स की पावर किसी अदारे के पास भी नहीं है, लेकिन हमने उसका हल ये किया कि हमने कोर्ट्स फास्ट ट्रैक करवा दी। तो मेरी पिछले दिनों से जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस कासिम अली खान साहब, उनसे भी ब्रीफ मुलाकात हुई है। सितंबर में इंशाल्लाह उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो दोबारा से, क्योंकि हम दोबारा लिस्टें तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन से तहसील लेवल तक उन्होंने हमें सपोर्ट का कहा है कि वो करेंगे, कि कौन कौन सी तहसील में कितने कितने ओवरसीज के केसेस पेंडिंग है। वो दोबारा से जजेस अपॉइंट करेंगे, किस तहसील में कितने जजेस की जरूरत है। उन्होंने भी यादा किया है कि इंशाल्लाह हमारे पास 2500 केसेस की पेंडेंसी है। तो उन्होंने बाई मार्च हमें प्रॉमिस किया है कि बाई मार्च 2021 इंशाल्लाह वो सारे 2500 जो हैं उनको डिस्पोज ऑफ करवाने में मदद करेंगे। साथ साथ हमने जो लेजिस्लेशन कमेटी की जो हमने लेजिस्लेशन की है हमारे एक्ट में, जो इंशाल्लाह वो 1-1.5 माह तक असेंबली से क्लियर होकर वो लागू हो जाएगा कानून। उसमें हमने कोर्ट्स का, क्योंकि पहले कोर्ट्स जो थी बाई नोटिफाई थी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, हमने लेजिस्लेशन में भी डाल दिया है कि ओवरसीज कमीशन के लिए चीफ जस्टिस साहब अदालतें बना सकते हैं। तो इसके बाद वो जो हो जाएगा तो अदालतें प्रॉपर होंगी, फिर वो नोटिफाइड नहीं होंगी, बाई एक्ट होंगी। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि वो अपने एक्ट में भी इंशाल्लाह वो चेंजेस ला के जो ओवरसीज के जो सेल बनाया है उन्होंने एक हाई कोर्ट में, उस सेल में भी जो उसको कानूनी हैसियत पूरी दे दी जाएगी एक्ट में ला के, ताकि ये अदारा भी मजबूत हो सके और ओवरसीज को रिलीफ भी मिल सके। तो 2-3 मुश्किलात थी, उनको हमने ऑलमोस्ट हम क्लियर कर गए हैं। इसके बावजूद भी मैं बताना चाहूँ कि हमारे अदारे की अगर आप प्रोग्रेस पे जाएं तो 2014 में जब अदारा बना था, वहाँ 2014 से लेकर 2018 तक साबका गवर्नमेंट ने 5200 केसेस सॉल्व किए थे और 9000 केसेस वो पेंडिंग छोड़ के गए थे। और इस अदारे में हर साल तकरीबन 3500 केसेस रजिस्टर होते हैं। तो हमने जो हमारी पहले साल की कारकर्दगी थी उसमें तकरीबन 5100 केसेस सॉल्व किए हैं और 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी भी रिट्रीव कराई है। तो जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कर रहे हैं, और मजीद भी कोशिश करते रहेंगे कि अपने ओवरसीज भाइयों को रिलीफ दे सकें। तो सर के जो आपने फिगर्स दी हैं ये तो बड़ी हौसला अफजा है, लेकिन मुझे आप अभी बता रहे थे कि कोर्ट्स के अंदर अलहदा उसका एक सेक्शन बन गया है
आपका एक डिपार्टमेंट है, तो ये किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं? क्योंकि लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है कि कई लोगों के सारा साल से कोर्ट्स के अंदर केसेस जा रहे हैं, तो किस तरीके से वो मुख्तसरन बताइएगा, अपने जो केसेस हैं वो नॉर्मल कोर्ट से ये जो ओवरसीज के आप जो कोर्ट फरमा रहे हैं उसके अंदर वो ट्रांसफर करेंगे? और दूसरा ये है कि क्या वो जो अपील्स लॉन्च होती हैं, जो केस आपके पास आता है वो आपके पास आता है या उनको मुख्तलिफ इदारों के पास जाना पड़ता है, या आपका इदारा उनको आगे रेफर करता है? नहीं जी, एक तो ये कि जो जो कंप्लेन हमारे पास आ जाती है उसके बाद आपको किसी अदारे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो फेडरल अदारे हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, वो सब हम डील करते हैं। आप अगर पाकिस्तान में नहीं भी हैं तो तब भी आप कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना मुकर्रर कर सकते हैं। अगर हमें कुछ कागजात की जरूरत पड़े तो हम उससे कोऑर्डिनेशन कर सकें, वो हमारा अदारा फिर कोऑर्डिनेट करता है। आपको किसी भी अदारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब तक आपका केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता उस पर काम हम करते रहते हैं। दूसरा, कोर्स का जो मैंने बताया है कोऑर्डिनेशन का, उसके कुछ एसओपीज तय हुए हैं हमारे हाई कोर्ट्स के साथ कि जो भी केसेस हैं पहले हमारे पोर्टल पे आएंगे। किसी का अगर किसी भी ओवरसीज का केस किसी भी कोर्ट में चल रहा है तो वो एक तो वो हमें कंप्लेन हमारे पोर्टल पे लिखाएगा, हमें इंफॉर्मेशन देगा कि ये मेरा केस है, इस अदालत में चल रहा है और इतनी देर से चल रहा है और ये मसाइल हैं, तो इसको जो है ओवरसीज कोर्ट के तहत जल्दी डिस्पोज ऑफ करवाएं। तो साथ उसको बंदे को वो अपना केस जो है वो ओवरसीज कोर्ट में मूव करना पड़ेगा। हर जो डिस्ट्रिक्ट का सीनियर सिविल जज है वो ओवरसीज कोर्ट है। तो साथ हम फिर इधर से जो लिस्टें जब हमारे पास केसेस आ जाते हैं, क्योंकि जब अदारे मजबूत होते हैं, जब कहीं से फैसिलिटी मिलने की शुरू होती है तो बहुत सारे जो फ्रॉडुलेंट लोग होते हैं वो भी उसका फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम जो हमारे पास जब केसेस आता है सबसे पहले हम उसको वेरीफाई करते हैं कि जो उसका बंदे का ओवरसीज स्टेटस है कानून के मुताबिक वो क्लियर है कि नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट जो सारे वो चेक करके, वैलिड आईडीज वगैरह चेक करके फिर हम लिस्टें जो हैं शेयर करते हैं हाई कोर्ट के साथ, रजिस्ट्रार साहब के साथ जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट हैं। तो फिर वहां से वो लिस्टें सारे डिस्ट्रिक्ट्स को भेजी जाती हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट से उन केसेस, क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट्स में होते हैं केसेस, तो वहां से फिर वो उनसे एवरी 2 वीक के बाद वो केसेस की रिपोर्ट ली जाती है कि किन किन की हियरिंग हुई है। प्रॉपर जो है कोर्ट से रिमार्क्स लिख के भेजती हैं ईच केस की पेशी पड़ गई है, इसका फैसला हो गया है, इसकी डिबेट्स हैं। तो वो हमारे पास फिर वो हर 2 वीक के बाद हमारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है और हम अपने पोर्टल जो है वो अपडेट कर देते हैं कि ताकि जो लोगों को पता रहे कि उनके केस पे क्या काम हो रहा है, किस जगह है, किस नौयत पे है। तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा आपके पास कंप्लेन लेके आता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक दफा वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको केस हैंड ओवर कर देता है तो आपका ये जो ऑनलाइन सिस्टम है या आपका जो स्टाफ है उसको आगे वो लेके जाता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ये तकरीबन एक, वैसे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, लेकिन अगर कोई पास आपके पास कोई एक कंप्लेंट आती है तो उसको तकरीबन कितना अरसा लगता है उसको रिजॉल्व होने में? असल में होता है, केस की नौयत होती है, एवरी केस जो है इंडिविजुअल नौयत का होता है। जो मैं थोड़ा सा अगर बयान करूं कि हमारे पास हमने जो अपना पोर्टल है वो बिल्कुल जदीद आईटी का जो सिस्टम वो उसके तहत हमने अपना पोर्टल बनाया हुआ है, जिस पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑल द टाइम होती है। 2 पैरेलल जो है वो पैनल चल रहे हैं, एक में हमारे ऑफिसर के कमेंट होते हैं और एक में कंप्लेनेंट के होते हैं। केसेस पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बताऊं कि जो पुलिस के केसेस हैं, जो सिर्फ पुलिस के मुतल्लिका केसेस हैं, उनका रिजॉल्व रेट हमारा अभी 95% है। जब भी मैंने ये अदारा टेक ओवर किया तो वो 63% पे था। तो कुछ केसेस होते हैं वो बहुत जो मतलब कि छोटी नौयत के होते हैं, जल्दी हल हो जाते हैं। कुछ में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। फिर वो ऑब्वियसली हमें जो भी हमारे अदारे काम कर रहे हैं उनको वो एक सिस्टम है जिसके तहत वो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, फिर वो वेरीफाई करने का सिस्टम होता है। फिर अगली पार्टी जो उसकी दूसरी पार्टी है उसके डॉक्यूमेंट भी चेक करने होते हैं। समटाइम 2 इंडिविजुअल्स जो हैं उनका मामला होता है, दोनों के पास एक से डॉक्यूमेंट होते हैं, किसी के पास फ्रॉडुलेंट होते हैं, तो वो सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। तो हर केस की इंडिविजुअल हैसियत पे है कि वो किस तरह का केस है और कितनी जल्दी वो रिजॉल्व हो जाता है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आपको टाइम लगा, आप लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं जिससे इन सारी चीज़ों का बिल्कुल एक परमानेंटली सोल्यूशन निकल आएगा, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये जो सिस्टम आप लेके आए ये रोबस्ट सिस्टम है और लोगों के ये मसाइल हल कर, जो लोगों को में एक बेचैनी है आजकल। आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान में बाहर जो लोग हैं अमूमन, वो ज़ाहिर है खान साहब और आपकी हुकूमत से वो बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन वो अभी देखते हैं कि शायद उस तरीके से मसाइल
हल नहीं हो रहे जिस तरीके से होने चाहिए, तो ओवरसीज में बड़े कंसर्न्स हैं, तो उस बारे में थोड़ा हमें बताइएगा कि पार्टिकुलरली ओवरसीज के बारे में हुकूमत का क्या वैसे ओवरऑल जो रवैया है वो है। जी, हुकूमत ऑफ कोर्स ओवरसीज के मामले में बहुत सीरियस है। हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि ओवरसीज की जो सपोर्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को हमेशा से रही है, और स्पेशली पीटीआई गवर्नमेंट को, और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि ये जितने भी केसेस हैं इनको बहुत जल्द जो है हल किया जाए। लेकिन जो एक चीज़ समझने की है कि कोई भी अदारा है जो वो उसका जो एक्ट होता है उसके तहत ही वो काम करता है, तो उसके महदूद इख्तियारात के अंदर रह के काम करना पड़ता है। अगर आप मज़ीद इख्तियारात लेने हैं तो उसके लिए आपको दोबारा से वो एक्ट रिवाइज करवाना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस कमीशन के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं थे, तो वो इंशाल्लाह वो हम इख्तियारात वो दिलवाने में ऑलमोस्ट कामयाब हो गए हैं। वो जैसे ही नया एक्ट आ गया, जैसे मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव कमेटी से क्लियर हो गया है, वेट हो रहा है, तो अभी जो भी असम्बली का सेशन आएगा उसमें चला जाएगा। अगर उससे वो असम्बली अप्रूव कर देती है तो वो लागू हो जाएगा। तो ज़्यादा देर का काम अब नहीं रह गया, क्योंकि पहले हमारी 12 मीटिंग्स हुई लॉ मिनिस्ट्री के साथ, सेक्रेटरी लॉ के साथ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर होते हैं एक्ट जो है उसको बनाने में, क्योंकि वो उनकी भी था कि कोई भी ऐसा हम उस एक्ट में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे सिविल राइट्स जो हैं या कोर्ट्स के मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस हो, या जुडिशरी फील करे कि कोर्ट के मैटर जो हैं उसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। तो बहुत मोहतात होकर एक्ट बनाना पड़ता है। हमने इसमें जो एडवोकेट जनरल साहब हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया, प्रोसिक्यूटर जनरल को भी ऑन बोर्ड लिया, फिर हमारा कमीशन है, कमीशन ने उसको बकायदा अप्रूव किया। तो ये एक सारा बहुत बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता है। किसी अदारे को आप जब नया उसका एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट्स लेके आते हैं या नया बनाते हैं तो एक लेंथी प्रोसीजर होता है, तो उसमें टाइम हमें लगा। और सेकेंडली ऑब्वियसली आपको बिल्कुल पता है, सब साथियों को भी पता है कि शुरू में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी पीटीआई गवर्नमेंट के साथ। फिर उन्हें हमने कोई ऑफिस ज़िंदगी में सुना भी नहीं था उस एक्ट के पीछे, उस ऑफिस में गए हैं, इधर उधर काफ़ी कभी किसी अदारे में भेज दिया गया, कभी किसी में, क्योंकि जब एक्ट बनता है तो हर ब्यूरोक्रेट भी बहुत मुहतात होकर चलता है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना ऐड करते जिससे उससे कोई इशू बन सके। तो इस वजह से हमें बहुत बारहा हमने मीटिंग की। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद इसको देख रहे थे, क्योंकि चेयरमैन है इस अदारे के, तो वो उनका पूरा इंटरेस्ट था। अभी लेटली भी जिधर भी हमें रुकावट आती थी तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाके बैठता था कि अभी ये समरी इस डिपार्टमेंट में है तो वहाँ डिले हो रही है तो हमें हेल्प करें। तो उन्होंने पूरी हेल्प की है। लेजिस्लेटिव कमेटी के बाद अभी थोड़ा प्रोसीजर है, उस एक्ट के आने के बाद इंशाल्लाह बहुत स्पीड अप हो जाएंगे केसेस। एक तो क्योंकि हमें एक्ट में उसमें कोर्ट्स का भी प्रॉपर हमें क्लियर हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, वो खुद भी अमेंडमेंट करवा रहे हैं एक्ट में ओवरसीज कोर्ट्स के लिए। और साथ फिर जो हमने जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं उनको लोगों को बुलाने के, केसेस सुनने के इख्तियारात उसमें दिए हैं। पहले वो मतलब कि बुला नहीं सकते थे किसी को, अदारों के केसेस तो हल हो जाते थे, इंडिविजुअल्स के जो है वहाँ हमें इशू आता था। तो चीज़ें इंशाल्लाह नए एक्ट के बाद बहुत स्पीड अप हो जाएंगी, बेहतरी हो जाएगी। तो सर जैसे आप भी बार बार कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं कि हम सिस्टम इस तरह का लेके आ रहे हैं जिसमें आम आदमी की दाद रसी होगी। तो ये जो आपका सिस्टम है, आपके इदारे का सिस्टम है, ये जो नया लॉ आएगा या जो एग्जिस्टिंग आपका ऑनलाइन सिस्टम है या फोन सिस्टम है, ये कितना आम आदमी की उस तक रसाई है? और क्या ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक आम बंदा जाए और एक आपका जानने वाला जाए या कोई भी सिफारिश लेके, तो किस तरह का आपका ये मैकेनिज्म है आम लोगों का? एक जस्ट सिस्टम है ये किस तरीके से, जरा मुझे इस बारे में थोड़ा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखें जी, सिस्टम को चेंज करने का मतलब ओब्वियसली जो अदारों में जहाँ खामियां थी उनको दूर करके अदारों को बेहतर किया जाए, उनको डीपोलिटिसाइज किया जाए, उनको मेरिट पे लेके जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ ऑटो पे लोगों के मसाइल हों। उसी बिल्कुल हिसाब से जैसे मैंने बताया है कि ओवरसीज ऑफ वंस आप कंप्लेन लगा दें वो ऑटो पे आ जाता है। और जो हमारी केस हियरिंग भी होती है तो वो उसमें एक सिस्टम है, जैसे यूके के आप एक कंप्लेन लिखा देते हैं तो उसका फिर एक प्रोसीजर होता है, जैसे वो पेंडिंग कंप्लेन्स आगे जाती हैं तो आपकी कंप्लेन्स की बारी आ जाती है। बिल्कुल वही सिस्टम हमने भी लॉन्च किया है कि जो सबसे पुरानी कंप्लेन्स हैं
उनकी हेयरिंग स्टार्ट होती है। लेकिन हमने थोड़ा सा किया था क्योंकि हमारे जो अदारे में पेंडेंसी बहुत बड़ी थी, साबका गवर्नमेंट ने 9,000 केसेस छोड़े हुए थे, तो अगर हम उनको पहले रिजॉल्व करना शुरू कर देते तो जो लोगों के अब मसाइल हैं उनको भी इशू होता। तो हमने फिर एक तरीकाकार बनाया कि जो 3 साल से पुराने केसेस थे उस पोर्शन में से एवरी वीक जो हम 10 केस डिस्ट्रिक्ट लेता है, वो फिर 1 साल के पुराने जो केसेस हैं उनमें से 7 केसेस एवरी 2 वीक लिए जाते हैं, और फिर जो नए केसेस हैं उनमें से भी 8 केसेस लिए जाते हैं। तो एक सिस्टम बना के ताकि पुराने जो केस पेंडिंग साबका गवर्नमेंट ने छोड़े हुए हैं उनको भी हम रिलीफ दें और जो नए केसेस आ रहे हैं उनको भी रिलीफ दिया जा सके। तो एक अच्छा सिस्टम बना के मैक्सिमम लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। तो सब अमूमी ये एक जो बैरून ममालिक में आप भी ज़ाहिर है बड़ा अमूमन यहाँ पे राब्ते में रहते हैं, लोगों के पास आते हैं, आपसे भी लोग ये यकीनन सवाल करते होंगे कि अमूमन ये एक है कि ओवरसीज जैसे ही वो एयरपोर्ट से उनके मसाइल शुरू होते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। ज़ाती तौर पे तो मैं गया हूँ, कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई, कुछ लोग शायद एग्जैजरेट भी करते होंगे, लेकिन हकीकत में मुझे ये हमें बताइएगा कि ये किस तरीके से, क्या वाकई एयरपोर्ट्स के ऊपर इस तरीके से हो रहा है? अगर वो रोका जाता है तो क्यों रोका जाता है, या ओवरसीज भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? क्या आप समझते हैं इस बारे में? देखें जी, मैं खुद एक ओवरसीज हूँ, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मेरा हडर्सफील्ड से तल्लक है यूके से। अगर आप यूके देखें तो यूके में जितने भी यूके के लोग बाहर सेटल हैं वापस आते हैं तो उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं है। उन्हें नॉर्मल जो है उसी सिस्टम में से गुजरना पड़ता है और उसी तरह सब कुछ होता है। हमने तो यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं ओवरसीज को, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए रेदर देन कि हम फिर जो ओवरसीज हमारे भाई हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो जब तक यूके में हैं तो वो सारे लॉ फॉलो करते हैं, तो वो पाकिस्तान में एंटर होते ही वो समझते हैं कि मतलब कि वो अपना मुल्क है तो इसमें किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, तो वो लॉ वायलेट करते हैं। तो अगर लॉ वायलेट करेंगे तो आपको इशू होगा तो फिर आपका कंप्लेन का हक तो नहीं बनता। तो अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे यूके में फॉलो करते हैं अगर पाकिस्तान में भी फॉलो करें तो मेरा नहीं ख्याल को ऐसा इशू होगा। आप भी ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रैवल करता हूँ। हाँ, साथ ये भी इशू है कि हमारे ऑब्वियसली जो एक करप्ट सिस्टम का ये 30-40 साल से हिस्सा रहे हैं, तो उस सिस्टम में अभी बहुत सारे जो निचले लेवल पे लोग हैं उनकी मेंटालिटी चेंज करने में अभी हम कामयाब नहीं हो सकते। जो अच्छे बड़े लेवल की ब्यूरोक्रेसी है उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस ला के उनको थोड़ा बेहतर कर लिया है, करप्शन भी रोक ली है, लेकिन जो नीचे सिपाही एएसआई लेवल के लोगों की करप्शन जो है उस पर अभी पूरा काबू नहीं पाया जा चुका और उस पर हम कोशिश मुसलसल कर रहे हैं। तो इश्यूज हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इश्यूज नहीं है, लेकिन उनको एग्जैजरेट भी किया जाता है। एक तो जो इश्यूज हैं उनसे तो हम लड़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को चाहिए कि हमारा साथ दें, और दूसरा जब पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं जो वो उनको भी फॉलो किया जाए जैसे दूसरे मुल्कों में आप करते हैं। यकीनन लोग करते हैं, लेकिन अमूमन ये देखने में आया जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे उधर इलाके में पुलिस का एक कोई तशद्दुद का शिकार हो गया बगैर किसी वजह से। तो इस तरह के वाकयात होते हैं, ऑब्वियसली हकीकत सामने आने में तो काफी टाइम लगता है। और दूसरा ये है कि ये कब्जा माफिया की बहुत हम बातें सुनते हैं कि जी आप अगर ओवरसीज से हैं तो आप कोई चीज लेंगे तो कोई ना कोई वापस आपके कब्जा कर लेगा। तो एक तो बताइएगा कि आपका जो इदारा है वो उसमें किस तरीके से मदद कर सकता है। दूसरा ये है कि ये जो बैरून ममालिक से जब लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट में भी उसके आप मैंबर हैं, तो किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो उस चीज को यकीनी बना सकते हैं कि जहाँ पे वो पैसा लगा रहा है वो सही जगह पे है? इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप जब यूके में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप एक सॉलिसिटर हायर करते हैं जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस प्रॉपर्टी के मुताल्लिका सारी जो पिछले 100 साल की इंफॉर्मेशन आपके सामने निकाल के रखता है। उसकी सारी सर्वे रिपोर्ट्स, वो किसके नाम रही, कितने में बिकी, लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के फिर वो आपको एडवाइस करता है कि ये आपको बाय करनी चाहिए या नहीं, इसमें ये ऑब्लिगेशंस हैं। तो हम जब पाकिस्तान आते हैं तो हम वो इतने अच्छे मुल्कों से हम डेवलप कंट्री से इतना कुछ सीख के पाकिस्तान आते ही हम जो गली मोहल्लों में एजेंट बैठे होते हैं उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो जब आप पाकिस्तान भी आते हैं तो थोड़ा मुहतात होके मालूमात पूरी लेके अपनी जो आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर आप पूरी मालूमात लेके खरीद रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई ऐसा इशू होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक प्रॉपर एक माफिया है, लैंड माफिया है
वो स्पेशली ओवरसीज को टारगेट करता है। उन्हें पता है कि उन्होंने एक दो माह के लिए आना है, बाद में इधर नहीं होना, तो डरा धमका के उनकी जगहों पे कब्जा कर लिया जाता है, या जाली डॉक्यूमेंट बना के, या प्रॉपर्टीज ऐसी दे दी जाती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती या ऑलरेडी किसी ट्रबल में है, या जिसका कोई लैंड का इशू है। हेलो, हाँ जी। जी तो आप हाँ जी, हाउसिंग सोसाइटी में जैसे फाइलें भेज देते हैं, तो अगर जब आप फाइल खरीद रहे हैं तो उसको अगर आप चेक कर लें कि जो फाइल आपको बेची जा रही है वो हाउसिंग सोसाइटी एलडीए से, या मतलब अगर रावलपिंडी में है तो आरडीए से, फैसलाबाद में है तो एफडीए से, जो मुतलका लैंड डिपार्टमेंट की अथॉरिटी है उससे वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। जो अप्रूव्ड सोसाइटी है उसमें प्लॉटिंग ऑलरेडी हुई होती है, आपको पता होता है कि ये जो प्लाट है ये आपका है। तो आजकल होता ये है कि जो ये लैंड माफिया या हाउसिंग सोसाइटी माफिया है, इन्होंने 10 एकड़ अप्रूव कराई होती है और 100 एकड़ बेच देते हैं फाइलें बना के, और ये हमारे ओवरसीज भाईचारे वो फाइलें देख लेते हैं और पीछे चेक करते नहीं है कि कौन सा हिस्सा अप्रूव्ड है कौन सा नहीं है। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन लेके पूरे तरीके से चीजें चेक करके मूव करेंगे तो बहुत मिनिमम चांसेस हैं आपको ट्रबल में पड़ने के, तो थोड़ी एहतियात करें। सेकंड आपका क्वेश्चन जो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के मुतल्लिका है, जो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनकी बड़े अच्छे लेवल पे मदद कर रहा है। जो आपको पहले हमने सारा सिस्टम देखा है, जो जिस सिस्टम के तहत आपको पाकिस्तान में अगर कोई फैक्ट्री लगानी थी या कोई इस तरह का काम करना था, तो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, 2 से 2.5 साल का प्रोसीजर है वो सारे, वो 18-19 किस्म के अदारों से एनओसीज लेने का, जिसके बाद आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट काम कर रहा है। हमने ये प्रोसीजर जो है कोऑर्डिनेशन सारे अदारों से करके उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है। उनके जितने एनओसीज वगैरह चाहिए होते हैं, पैसा उन्होंने मूव करना है, उन्होंने जगह लेनी है, उनको अप्रूवल्स जो चाहिए काम की, वो बहुत शॉर्ट प्रोसीजर हम कर दिया है, उसमें मदद कर रहे हैं। आप कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड उसके हमारे अदारे से रब्ता करे, इंशाल्लाह उनकी जितनी भी मैक्सिमम हेल्प है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हेल्प, बल्कि उनको जितनी भी हम हेल्प करेंगे उसके कोई चार्जेस नहीं है, हमारा लीगल डिपार्टमेंट। जी मेरा ख्याल है चौधरी साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, आप दोबारा शायद आगे हैं। वेलकम बैक। जिस तरीके से चौधरी साहब बता रहे थे, ये आपको मेरी आवाज आ रही है? चौधरी साहब बिल्कुल आप जिस तरीके से बता रहे थे वहां से हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये मसाइल हमारे हैं, अगर हम थोड़े से विजिलेंट रहें, थोड़ा सा हम रिसर्च कर लें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर कोई आपसे कोई चीज़ रिश्वत डिमांड कर रहा है, कोई गलत चीज़ें आपको कहने के लिए कह रहा है, तो आप उस पे थोड़ा सा उसकी वज़ाहत मांगे, आप पूछें कि आप किस करें, तो इन चीज़ों से भी काफ़ी तरीके से बचाव किया जा सकता है। हमने ये शुरू में कहा था कि हम बहस बराए बहस नहीं या इस तरह का कोई मुनाज़रा नहीं करेंगे जिसमें वो लोग लड़ते रहें पे और एंड पे समझ ही नहीं आएगी देखने वालों को क्या हो रहा है। तो हम इसीलिए उन लोगों को आपके सामने लेके आएँगे, हम मसाइल की निशानदेही करेंगे, आप भी उसमें अपनी राय दे सकते हैं हमें, और हम उन लोगों को सामने लेके आएँगे जो असल में फैसले करते हैं, जो आपकी राय को सुन के, हमारी बातों को सुन के वो बता सकते हैं कि किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। जी, चौधरी साहब मुझे हमें आप बार-बार करें कि आपका सिस्टम ऑनलाइन है, आपकी बाकी जिस मैकेनिज़्म आपने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, हमें ये बताइए कि किस तरीके से आपको एक्सेस किया जा सकता है? अगर कोई कंप्लेन लॉन्च करना चाहे बंदा, तो किस तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? जी 3 तरीके हैं हमें कांटेक्ट करने में। पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, आप गूगल पे लिखें पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, उस पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी। एक तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे कंप्लेन लिखा सकते हैं, उस पे पोर्टल है, आप यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं अपना, जो आपका सीक्रेट यूजर नेम और पासवर्ड है, उस पे आप अपनी कंप्लेन लिखाते हैं और साथ ही उसके
आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो अवेलेबल है, आप अपने रेलेवेंट जितने भी हैं डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकते हैं, और वो आपको एक यूनिक आपका कंप्लेन नंबर जनरेट कर देता है, जो आपकी कंप्लेन आईडी है। आप जब भी दोबारा अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके ले सकते हैं, या आप हमें रिंग करके वो अपना आईडी नंबर बता के ले सकते हैं। और सेकंड जो है, हमारी वेबसाइट पे ही हमारा फोन नंबर अवेलेबल है। हमारी प्रॉपर एक एक्सचेंज है, जो टाइम डिफरेंस की वजह से दुनिया पूरी में हमने वो 24 आवर फैसिलिटी रखी हुई है। तो हमारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं, आप उनको रिंग करके भी अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं। और तीसरा तरीकाकार हमारा वॉक इन कंप्लेन सेंटर है कि लाहौर GOR1 में मार रोड पे आप जब मर्जी आए, उधर हमारे ऑपरेटर्स बैठे हैं जो वही आपकी कंप्लेन जो है वो दर्ज करते हैं। जी चौधरी साहब, आप ऑनलाइन का जिस तरीके से आपने सिस्टम बताया, टेलीफोन है, वॉक इन सेंटर है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉर एग्जांपल आप तक नहीं पहुंच सकते, इंटर तक रिसाई नहीं है, और वो फोन पे अगर आप रब्ता करते हैं, तो वो किस तरीके से फिर आप उनको एवेल्युएट करते हैं कि उनकी जो जो कंप्लेंट्स हैं वो वायाएबल हैं, किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनसे किस तरीके से लेते हैं? तो साहब थोड़ा सा अगर आप कैमरा थोड़ा देख रहे, क्योंकि आपकी आधी पिक्चर आ रही है। अभी ठीक है जी? जी थोड़ा सा अगर मूव कर दें तो, और उसके बाद अच्छा जी, जो हमारा जो एक्सचेंज है, मैंने बताया है कि वहाँ हमारे ट्रेंड ऑपरेटर्स हैं जो इंग्लिश भी बोल लेते हैं और जिन्हें अदारे की सारी इंफॉर्मेशन है। तो वो जब कंप्लेन आपकी लेते हैं तो वो एक तो वो उन्हें पता है कि आपकी जो कंप्लेन है वो कैसे लिखनी है। सेकेंडली उसके मुतल्लिका कौन से डॉक्यूमेंट हैं, वो पूरे ट्रेंड हैं, वो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स का तकाजा करेंगे, आपको लिखा के आपको एक आईडी वगैरह बना देंगे कि आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे को मिलके इस आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट करवा लें, या फिर आपको ईमेल दे देंगे कि आप इसमें जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है जितने भी वो भेज दें। तो वो सारे ट्रेंड लोग हैं, मतलब सारी पूरी मदद की जाती है जितनी भी हो सकती है। जी पहुंच चुके नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आपको यानी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट है फ़ोन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, तो आप जो कंप्लेंट्स हैं आप उनको लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है तो आप फ़ोन वहाँ पे कर सकते हैं। यानी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको अपने हकूक़ का पता है कि आपको मसाइल क्या हैं और आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट के इदारे वहाँ पे हैं। चौधरी साहब, हमें ये बताइएगा कि हम अमूमन सुनते हैं, स्पेशली ये जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पे लोग साल से कई दफ़ा ना करदा गुनाहों की सज़ा में जेल्स के अंदर वो बंद रहते हैं। उस बारे में बताइएगा कि आपका जो कमीशन है उसका क्या रोल है? क्या किसी ने आपसे मदद तलब की है? अगर की है, या अपने तय आपने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं कि उन लोगों को भी उस तरह की कैद से जो है वो रिहाई मिली हो? जी, मैं एक आपको चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का रोल है, वो विद इन द पंजाब है, क्योंकि हम पंजाब का अदारा हैं। आपका कोई ग्रीवियंस, कोई इश्यू पंजाब के अंदर है, तो वो हल करने में हम आपके मददगार हैं। जो बाहर के मसाइल हैं, वो सारे ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, जिसके ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। वो उनको देखते हैं, उनका आगे अदारा है OPF, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन। वो बाहर के जितने भी मामलात हैं वो देखता है। लेकिन हाँ, हमारे पास भी लोग आते हैं, हम अपनी ज़ाती हैसियत से बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारी एडवाइजरी काउंसिल्स हैं बाहर के मुल्कों में लगाई हुई, जैसे यूके में भी हैं, आप भी हमारी एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हैं। तो ऐसे ही बाकी मुल्कों में भी लगाई हुई है। हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जितनी भी मदद की जा सकती है अदारे के अलावा भी। और हाँ, मैंने भी मलेशिया में बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, 200-250 लोग थे, उनको जेलों में थे। उनका सिर्फ इसलिए जेलों में थे कि उनके पास टिकटों के पैसे नहीं थे। उनको मलेशिया में अगर आपके पास टिकट के पैसे नहीं है तो आपको उधर से रिलीज नहीं किया जाता। उनको छोटे लास्ट ईयर मैंने ईद पे वो सारी कावश करके जुल्फी बुखारी साहब की मदद लेके, मतलब उनके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन थी, हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो उन लोगों को मिलके हमने ओवरसीज मिनिस्ट्री के साथ वहां से निकलवाया। और जैसे अब कोविड के दौरान बहुत सारे लोग जो बहुत सारे मुल्कों में फंसे हुए थे, हालांकि हमारे अदारे का काम नहीं था, लेकिन जो लोग भी हमें एक्सेस करते थे, तो हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है ओवरसीज मिनिस्ट्री के साथ। और जुल्फी बुखारी साहब हमेशा ही बड़े हेल्पफुल हैं। तो जितने भी हमारे पास जो भी डिटेल्स आती थी, तो उन्होंने हमें आगे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं OPF के, उनके साथ किया हुआ था, तो उनका आगे सारा एम्बेसीज के साथ कनेक्शन था।
तो वो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ वो खुद तो कर ही रहे थे, जो हमारे पास आती थी तो वो भी हम उनके थ्रू जो लोगों को रिलीफ दे रहे थे। तो तकरीबन 1100-1200 लोगों को, पंजाब के लोगों को हमने ओवरसीज कमीशन के थ्रू जो हमारे पास आए हैं उनको मुख्तलिफ मुल्कों से फ्लाइटों का अरेंज करवा के पाकिस्तान लेके आए हैं। और बाकी जो जेलों में मसले हैं, ये एक ऑब्वियसली इंटरनेशनल मसला है। इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है लोगों को, सऊदी से भी रिलीज करवाया, तुर्की से भी करवाया। तो हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं। एक तो यह है कि आप किसी मुल्क में जाते हैं ओवरसीज, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उस मुल्क के कवानीन को जो है वो फॉलो करें, कोई गैरकानूनी काम ना ऐसा करेंगे जिसके वजह से आपको जेल में जाना पड़े। वो हमारा एक सिंपल बात है कि पाकिस्तान में भी कोई जुर्म करेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा, बेशक वो ओवरसीज है। तो किसी भी मुल्क के कानून की पाबंदी करना हमारे ओवरसीज भाइयों पे लाजम है। जो ऐसा मुझे थोड़ा सा बताइएगा, अमूमन वहाँ पे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वो कहते हैं कि जी अगर वो ओवरसीज है तो वो एडवाइजर नहीं बन सकता, वो किसी और चीज में हिस्सा नहीं ले सकता, इलेक्शन में हिस्सा। तो इस तरह का ये दोहरापन क्यों है, जब आपको पता है कि ओवरसीज जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ ज़र मुबादला, लोग बहुत ज्यादा कसीर तादाद में पैसा यहाँ से भेजते हैं, और आपको तो उसका ज्यादा बेहतर पता है कि ये जो बाहर बैरून मुमालिक लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह का उनके ऊपर शक क्या क्यों क्यों किया जाता है उनकी मूवी वतन के ऊपर, और कोई इस तरह का मैकेनिज्म जिसमें ये लोग भी उसके अंदर हिस्सा ले सकें? देखें जी, ये जेन्युइन इशू है। आपको पता है कि ये ऑब्वियसली आईने पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन जो पाकिस्तान का है, उसकी जो शिकें हैं उसके मुताबिक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको ना इलेक्शन लड़ने का राइट था, ना वोट डालने का था। और ये पीटीआई की गवर्नमेंट को सेरा जाता है कि उन्होंने केस लड़ा कोर्ट में, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट डालने का हक दिलवाया हमने। और इस मरतबा बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट अपना कास्ट किया है। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो उसका भी केस चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट ये केस लड़ रही है। इंशाल्लाह हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का भी हक दिलवा के रहेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पहले से हमारे मुल्क में आइन का और हमारे इलेक्शन कमीशन का हिस्सा थी, जिसके खिलाफ हमने केसेस करके ओवरसीज, हम समझते हैं कि ओवरसीज जो है उनको बिल्कुल हक है, वो इस कम्युनिटी का हिस्सा है, इस इकोनॉमी का हिस्सा है, उनका वोट का भी हक है, उनका इलेक्शन लड़ने का भी हक है। तो एक चीज तो हमने करवा ली है, आपको भी पता है, वोटिंग का जो राइट है, और इंशाल्लाह जो इलेक्शन लड़ने का है वो भी हम करवाने में कामयाब हो जाएंगे बहुत जल्द। जी, आप ज़ाहिर जितनी तफसील से आप चीज़ों को बता रहे हैं कि उससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितना इन डेप्थ उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास अभी ओवरसीज़ के पेंडिंग केसेस कितने हैं, और जब से आपने ये ओहदा संभाला है आपने कितने केसेस को रिज़ॉल्व किया है, और क्या किस स्पीड से ये रिज़ॉल्व हो रहे हैं, और कितने लोग सैटिस्फाइड हैं? जी देखिए, जब मैंने ये अदारा टेक ओवर किया है तो इसमें ओवरऑल जो रिजॉल्व रेट था वो 37% था। और मैंने जैसे कि बताया कि 9000 केसेस की पेंडेंसी थी। तो लास्ट ईयर हमारे पास 3364 नए केसेस रजिस्टर हुए थे, और हमने वो सब मतलब कि वो भी रिजॉल्व किए, और जो पेंडिंग थे उनमें से भी रिजॉल्व किए। तकरीबन 5100 केसेस हमने साल में रिजॉल्व किए। जो अदारे का ओवरऑल रिजॉल्व रेट है इस वक्त वो 59% पे है। जो 37% था 9000 की पेंडेंसी के साथ, अभी 59% पे है। और जैसे ही मतलब कि मैं समझता हूँ किसी अदारे का अगर रिजॉल्व रेट 70-75% है तो वो अदारा बड़ा अच्छा फंक्शनल होता है, बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। तो मेरा मिशन है कि जैसे ही ये एक्ट का हमारा क्लियर हो जाता है तो हम काम को स्पीड अप करके इस अदारे को जो है वो 75-80% पे लेके जाएं, जो कि प्रीवियसली 4 सालों में 37% पे था। तो ये तो एक इटसेल्फ गुड अचीवमेंट है। अगर आप हमारा टेन्योर देखें तो हमारे टेन्योर में 3364 केसेस आए हैं, और हमने रिजॉल्व किए हैं 5100। पुराने जो 1800 केसेस पिछले लोगों को छोड़े हुए हैं वो भी रिजॉल्व किए हैं। तो हमारा तो इस हिसाब से रिजॉल्व रेट 125% बनता है। लेकिन क्योंकि अदारा है, अदारे के पुराने मामला जो हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी हैं, तो उसको बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन और देता चलूँ कि जो हमने इसमें स्टेप्स लिए हैं। एक तो हमने जितने भी लोगों के आईडी कार्ड्स के और पासपोर्ट के इश्यूज होते थे, उसके लिए हमने नादरा से मीटिंग की, उनको कन्विंस किया। नादरा का ऑफिस हमने अपने ओवरसीज ऑफिस के अंदर खुलवा दिया है, उनका काउंटर हमारे ऑफिस में लगा हुआ है। अभी जो ओवरसीज के लोग आते हैं पाकिस्तान, उनका अगर पासपोर्ट का या कार्ड का रिन्यूअल का कोई इशू है
तो वो डायरेक्ट हमारे ऑफिस आ सकते हैं। उधर नाइदरा का स्टाफ बैठा है, वो फौरी तौर पर उधर उनको रिलीफ देगा। एलडीए में ऐसे ही हमने एक डायरेक्टर लेवल का बंदा अपॉइंट हुआ है, जो एलडीए के मुतलका जितने भी केसेज हैं आपको वन विंडो ऑपरेशन के तहत फौरी रिलीफ के लिए बंदा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हमने करवाया है। ऐसे मुख्तलिफ अदारों में हम लगे हुए हैं कि जिधर जिधर भी लोगों को सहूलत दी जा सकती है। हमने एंटी करप्शन में जो है उधर फिर दूसरा साइबर क्राइम के जो इशू थे उनसे मीटिंग की, उनसे कोऑर्डिनेशन की। फिर हमने नैब से मीटिंग की, जो हाउसिंग सोसाइटी मतलब ये फाइलों के जो केसेस हैं, लोगों को पैसे ले लिए जाते हैं और कब्जे नहीं दिए जाते, उन सोसाइटीज के खिलाफ हमने कार्रवाई नैब के थ्रू करवाई है। नैब से हमारी कोऑर्डिनेशन है, वहाँ भी डायरेक्टर लेवल का बंदा जो है हमारी सपोर्ट कर रहा है। तो बिलीव यू मी कि जितने भी आप लोग खुद पाकिस्तान रह के जिस तरह के सोर्सेज अपने केसेस के लिए यूज कर सकते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा सोर्सेज जो है वो डेवलप करके ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन लोगों को रिलीफ करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कानूनी पेचीदगियां थी और कुछ मामला ऐसे हैं जो सिविल मैटर्स होते हैं, उनको कोर्ट्स के अलावा डील नहीं किया जा सकता, उस वजह से थोड़े मामला हैं, लेकिन उनको भी हम बहुत जल्द कवर करेंगे। अमूमन जो सब यही देखने में है कि लोगों को रेवेन्यू के मसाइल हैं, जैसे एलडीए के मसाइल हैं और नादरा के मसाइल हैं, पुलिस से रिलेटेड है। तो आप कह रहे हैं कि हर जगह पे आपने उस महकमे के अंदर लोगों बिठाए हुए हैं। तो अगर एक आम बंदा किसी देहात का रहने वाला है, वो ओवरसीज है, तो उसको कंप्लेन करने के लिए एक जो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है उसके अंदर कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ेगी, या जिस तरीके से आप फरमा रहे थे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी कमेटियां हैं, या उनके पास भी वो जाके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं? जी, हमने जो हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटियां बनवाई हैं और हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के ऑफिस बनवाए हैं, जो ऑलमोस्ट सारे ऑफिस जो डीसी ऑफिस के साथ ही हैं। जितने भी पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ओवरसीज का ऑफिस है। तो अगर आपकी ऐसी पोजीशन है कि आपको नहीं पता चल रहा, तो आप बिल्कुल हमारे ऑफिस जाएं, वहाँ स्टाफ मौजूद होता है। वो आपको जो आपका केस है उसको रजिस्टर करने में आपकी हेल्प करेंगे, या वो मतलब ऑनलाइन आपसे रजिस्टर करवा लेंगे, या हमारे अदारे को फिर हेड ऑफिस को रिंग करके वो आपका केस रजिस्टर करवा देंगे। तो सब आपने अब देखा होगा काफी ज्यादा, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरसीज कमीशंस बने हुए हैं, फोरम्स बने हुए हैं, लोगों ने तंजीमें बनाई हुई हैं। एक उसी सिलसिले में हमने भी एक ओवरसीज फोरम बनाया है। तो अगर इस तरह का ये जो फोरम है या हमारा फोरम है, अगर ये आपके साथ किस तरीके से काम करेगा, या अगर कोई करना चाहे कि लोगों को सहूलत भी मिल सके, लोगों के मसाइल भी, ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका भी यही एम है कि आप लोगों को मसाइल, क्योंकि आप तो उस एंड पे हैं, सोल्यूशन एंड के ऊपर हैं। तो हमारे जैसी अगर इस तरह की जो तंजीमें अगर आपके पास आए, तो उनके लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? देखिए जी, हम पूरी दुनिया में बहुत सारी तंजीमें बनी हुई हैं और सारी हमारे राब्ते भी हैं। लेकिन वो हम सबसे कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन तरीकाकार वही है क्योंकि हम किसी भी सूरत जो है वो मेरिट जो है उसको वायलेट नहीं होने देंगे। मेरा एक तहिया है कि जब तक मैं इस अदारे में बैठा हूँ तो एक मेरिट सिस्टम है। कोऑर्डिनेशन से हमें ये हेल्प हो जाती है कि जैसे आपने कहा है कि लोगों को केस रजिस्टर करवाने का नहीं पता, या उनको उसकी अपडेट कर लेने का नहीं पता, तो उसमें हम कोऑर्डिनेशन ज़रूर करते हैं कि आप लोगों को हेल्प दे सकें, उनको बता सकें कि केस कैसे रजिस्टर करवाना है, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। इस तरह की कोऑर्डिनेशन। वंस वो केस रजिस्टर जब अदारे में हो गया, उसके बाद वो ऑटो सिस्टम में है, उसने अपनी बारी पे ही, जैसे उसकी बारी आएगी, कोई जंप नहीं कर सकता, कोई किसी के कहने पे केस आगे पीछे नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से किसी की हियरिंग लगा लें। पहले ये होता रहा है, हमने ये सिस्टम खत्म कर दिया है कि हम मेरिट पे बिलीव करते हैं। हर इंडिविजुअल जो है, हर ओवरसीज जो है, बेशक वो यूएई का रहने वाला एक लेबर है, सऊदी अरब का एक ड्राइवर है, या अमेरिका का एक बिजनेसमैन है, हमारे लिए सब की हैसियत एक है। हमारे लिए सब ओवरसीज भाई हैं, उनको रिलीफ देना हमारा फर्ज है और मेरिट के तहत हम काम करते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सारी तंजीमों के साथ मिलकर हम उनको रिलीफ देते हैं। मेरिट के ऊपर आप काम करेंगे, आप ट्रांसपेरेंट आपका सिस्टम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। हमें आखिर में ये बताइएगा कि आप साहिवाल, आप जो सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी आप मेंबर है, तो इस ये ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो इदारा है ये क्या करता है और इसका मकसद क्या है? मेरा ख्याल है जो इस हिसाब से कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है, जब तक वो वापस आते हैं। आपने देखा कि हमारे पास चौधरी वसीम अख्तर साहब लाइन के ऊपर मौजूद थे, जिसके ऊपर हमने बात की है कि ओवरसीज के जो मसाइल हैं, वो मसाइल को किस तरीके से आप गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, और गवर्नमेंट का जो पंजाब लेवल पे इदारा है
वो किस तरीके से इन मसाइल को हल कर रहा है। वो कह रहे थे कि कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना मेरिट के ऊपर ये काम कर रहा है, और जिस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं ओवरसीज की, जैसे हमने भी आवाज ओवरसीज की ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है, उसमें वो किस तरीके से तावन करेंगे। अभी हम उनसे बात कर रहे थे, लाइन ड्रॉप हो गई थी कि ये जो आवाज आ रही आप, है जी? ये बिल्कुल जो साहब हमें बताइएगा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के सिलसिले में हम जैसे जो पाकिस्तानी हैं हम भी वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सतह पे उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जो आपका उसमें क्या रोल है? लेकिन जी पंजाब आबे पाक अथॉरिटी जो है, ये पंजाब में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें वाटर फिल्ट्रेशन, पीने का साफ पानी देने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है, जिसके हेड जो हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हैं, जिनका एम है कि वो पूरे पंजाब के लोगों को साफ पानी मुहैया करना चाहते हैं। उसके तहत फिर हर डिवीजन में और हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनाई गई है, जिसमें कमिश्नर, डीसीओ और सारे जो एक दो लोग जो बिजनेसमैन, इस तरह को 7-8 लोगों की कमेटी है जो डिसाइड करेंगे लोकेशंस और फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ कहाँ साफ पानी के प्लांट्स लगने की जरूरत है। तो वो प्रोसीजर जो उनकी अथॉरिटी का है वो सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अभी उसके वो बजट का फाइनल कर रहे हैं। जैसे बजट फाइनल हुआ तो इनिशियल स्टेज पे जो पहले फेज में हर यूनियन काउंसिल की, पंजाब की हर यूनियन काउंसिल में जो एक एक फिल्ट्रेशन लगेगा, और उससे आइंदा जो 3 सालों का प्रोजेक्ट है वो एम हमारा ये है कि हर वार्ड लेवल पर जो है एक आरओ प्लांट जो मतलब कि साफ पानी मुहैया कर सके इसको पूरे लोगों को। तो उसमें हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द। जो तो सब जैसे ही ऐसे वो ओवरसीज तंजीमें हैं, इंडिविजुअल हैं जो वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, तो इस तरीके से है कि गवर्नमेंट उनके साथ कोई इंटरेक्शन करके कोई इस तरह का मैकेनिज्म बन जाए कि वो सारे मिल के इस सिलसिले में कोई काम कर सकें। देखें जी, जो आबे पाक अथॉरिटी है इसका ऑलरेडी एक अपना मेरा ख्याल लाइन शायद दोबारा ड्रॉप हो गया इंटरनेट की वजह से। चौधरी साहब, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके, और जिस तफसील से आपने बताया है हमारे नाजरीन को, 72 के नाजरीन को, 72 न्यूज़, जैसे कि नाजरीन आपको पता है कि ओवरसीज़ की आवाज़ है, और ये आवाज़ जो आपके मसाइल को उन लोगों तक पहुँचाएगी जो इनको हल करते हैं, और उनको आपके सामने लेके आएंगे कि किस तरीके से इन मसाइल को हल किया जा सकता है। आप देखते रहें 72 न्यूज़। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।